हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और एग्ज़ाम भी अच्छे जा रहे होंगे। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में वो सभी नोट्स डिस्कस करेंगे जिनसे एग्ज़ाम में सीधे क्वेश्चन बनते हैं और सीधा उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो का फर्स्ट पॉइंट है, वह है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या होता है वो जान लेते हैं पहले। तो जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम की मतलब स्तर क्या है, तो उसके स्तर है पोषण, शोषण, वहन और उत्सर्जन। यह जैव प्रक्रम की इस तरह। अब इसमें एक एक पॉइंट देख लेते हैं कि पोषण क्या रहता है, शोषण क्या रहता है, वहन क्या रहता है और उत्सर्जन क्या रहता है। सबसे पहले पोषण देख लेते हैं। पोषण भोजन ग्रहण करना, पच्य भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा रक्षण के लिए उसको उपयोग पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीवों को दो समूहों में बांटा जा सकता है। अब कौन कौन से समूह में बांटा गया है, स्वयं पोषी और विषम पोषी। अब स्वयं पोषी कौन से रहते हैं, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैविक पदार्थों जैसे CO2, पानी, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं हरे पौधे, यह स्वयं पोषी रहते हैं। इसके बाद है पोषण का विषम पोषी पोषण क्या रहता है, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है, उसे विषम पोषी पोषण कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं मानव व अन्य जीव। मानव भी विषम पोषी पोषण स्तर में आता है, क्योंकि मानव स्वयं खुद का भोजन नहीं बनाता, जबकि पौधे स्वयं खुद का भोजन बनाते हैं। मानव दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है और पौधों के ऊपर और जानवरों के ऊपर इनके लिए, इसलिए यह विषम पोषी के अंतर्गत आता है। अब स्वपोषी पोषण देख लेते हैं कि यह किस में यूज होता है और कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग होता है, कैसे यूज होता है। स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं उनमें होता है। इसके बाद अब देख लेते हैं स्वपोषी स्तर का मतलब क्या प्रोसेस रहती है स्वपोषी पोषण की। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रहती है, उसके द्वारा स्वपोषी पौधे रहते हैं वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या रहता है, यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वयं पोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन अभिक्रिया है, ये देख सकते हो। इसमें 6CO2 प्लस 12H2O मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और सूर्य की क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, इनके रिएक्शन होती है तो इनका भोजन का निर्माण होता है, मतलब ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन और जल का निर्माण हो जाता है। तो 6H12O6 6O2 और 6H2O बनता है। इसके बाद देख लेते प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने के लिए क्या क्या जरूरी है वो होना चाहिए, तो इसका देख लेते हैं। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, स्थलीय पौधे रहते हैं, और जल, स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। तो इसके बाद देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, यह क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। इसके बाद है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। इसके बाद देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। अब इसके बाद देख लेते हैं रंध्र। फ्रेंड्स, रंध्र से हर पेपर में क्वेश्चन बन रहा है अभी, तो आपको रंध्र को मतलब इस चैप्टर से हर शिफ्ट में एग्जाम पूछा जा रहा है, मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। रंध्र, अब रंध्र से क्वेश्चन पूछना है कि पौधे में ऑक्सीजन निष्कासन और ग्रहण किससे होता है, रंध्रों द्वारा होता है, तो ये इसका आंसर है। तो रंध्र देख लेते हैं। अब रंध्र क्या काम आता है और ये कहाँ पर होते हैं, पत्ते के स्ट्रेचर सारे वगैरह आपको बता देता हूँ, ये देख सकते हो। अब पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं।
रंध्र के प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन छिद्रों के द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों का आदान प्रदान, ऑक्सीजन का निष्कासन और O2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण इसी के द्वारा होता है, रंध्रों द्वारा ही। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा ही निकलता। जल का भी निष्कासन किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा। यह स्ट्रक्चर है रंध्र की, कि रंध्र कहाँ पर होते हैं, कैसे हो रहते हैं। यह सहायक कोशिका है, यह टोटल स्ट्रक्चर है लीफ का, पत्ती का। रंध्र पत्ती की सतह और सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों विनिमय अवशोषण के लिए खुलते और बंद होते हैं। ये छिद्र फ्रेंड्स, तो ये खुलते और बंद होते हैं, रंध्र छिद्र है। ये बीच में दे रखा ना, ये रंध्र छिद्र है। और ये द्वार कोशिका है, ये जो इसको खोलते और बंद करती है, जो भी क्रिया होती है उसके लिए। ये ऊपर अधिचर्म कोशिका है, ये सहायक कोशिका है साइड में। तो ये देख सकते हो, ये लीफ की स्ट्रक्चर है और इसमें ये रंध्रों का स्ट्रक्चर। अब देख लेते हैं विषमपोषी पोषण क्या होता है और कैसे होता है और किस किस्म में होता है। तो विषमपोषी पोषण के 3 स्तर है: प्राणी संपोषण, मर्तजीवी पोषण और परजीवी पोषण। अब प्राणी संपोषण क्या रहता है, तो ये देख लेते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होलोजोइक। और इसको मर्तजीवी को क्या बोलते हैं? सरफेरोपाइस्टिक। और ये क्या है? पेरास्टिक परपोषी पोषण। इसके बाद देख लेते हैं इसमें प्राणी संपोषण। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतःग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। मतलब इसको सीधा फूड को अंदर ग्रहण कर लेते हैं, उसका पाचन अंदर होता रहता है अपने स्टोमक में जाके। इसके एग्जाम्पल है अमीबा और मानव। अब मर्तजीवी पोषण क्या रहता है? इसमें मर्तजीव अपना भोजन मर्तजीव के शरीर पर सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख ले, फफूंदी व कवक। अब विषम परजीवी पोषण देख लेते हैं। परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनका अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं अमरबेल, जू, फीताकृमि। फ्रेंड्स, अमरबेल वो रहती है जो मतलब पेड़ों के ऊपर ये वगैरह छा जाती है, उनको बिना नुकसान पहुंचाए, मतलब जो जिसके ऊपर ये है निवास करते हैं वो भी जिंदा रहता है और ये खुद भी उनसे पोषण प्राप्त करके जिंदा रहते हैं। जो अपने सिर में बालों में रहती है वो जू है ये। तो ये भी अपने को मतलब अपना खून चूसती रहती है और अपनों को मतलब ज़्यादा नुकसान नहीं नुकसान तो पहुँचाती है। वैसे फीताकृमि है, ये भी ऐसा करता है। अब अमीबा में पोषण देख लेते हैं। अमीबा पोषण किस प्रकार होता है ना, तो यह अमीबा का स्ट्रक्चर ये देख लेते हैं। अमीबा भोजन को अपने पादाप की सहायता से घेर लेते हैं। मतलब ये भोजन ये खाद्य पदार्थ है। अब इसको क्या कर लेते हैं, ये चारों तरफ से घेर लेते हैं। देखो यहाँ पे सेकंड स्ट्रक्चर में घेर है। खाद्य रिक्तिका रहती है इनमें, है ना। फिर इसके बाद है खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में हो जाता है। या इस प्रकार इसको घेर सके, खाद्य का नहीं, इसको घेर सके, ये खाद्य रिक्तिका है इसके अंदर जो रहती है। अब इसके बाद इसमें अमीबा पोषण, या अब इसको अंदर घेर के अंदर समा जाती है और फिर इसका विघटन छोटे पदार्थों में, सरल पदार्थों में हो जाता है। इसके बाद बचा हुआ अपच कोशिका एक सतह की ओर गति करता है। और बचा हुआ वो रहता है ना, अपच रहता है जो पचता नहीं है, वो उसकी सतह की ओर, किनारे सरफेस की ओर गति करता है। इसके बाद ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित करते हैं। फिर उसके बाद इसका मतलब बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। इसके बाद सेकेंड है पैरामीशियम में पोषण। पैरामीशियम पक्षाभ कोशिका की पूर्व सतह को ढक होते हैं। भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। यह पैरामीशियम में पोषण है। अब मनुष्य में पोषण किस प्रकार होता है, ये देख लेते हैं। मनुष्य में पोषण किस तरह? अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। मतलब सबसे पहले अंतःग्रहण, अंदर भोजन को ग्रहण किया जाता है, उसके बाद पाचन होता है, उसके बाद अवशोषण होता है, फिर उसके बाद स्वांगीकरण होता है और फिर उसके बाद बहिक्षेपण मतलब निष्कासित कर दिया जाता है। आहार नाल के पार्ट देख लेते हैं। आहार नाल मूल रूप से मुंह से लेकर गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली होती है। अब आहार नाल देख लेते हैं कि कहाँ से क्या होती है। सबसे पहले मुंह आता है, उसके बाद दांत, उसके बाद जीवा, फिर लार ग्रंथि। यह फर्स्ट स्टेप है भोजन का ग्रहण करने के लिए। मुंह भोजन का अंतःग्रहण है। दांत क्या है? भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। जिह्वा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाता है। इसके बाद लार ग्रंथि क्या करती है? लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं। जो स्टार्च, लार, एमिलेस एंजाइम, माल्टोज, शर्करा, यह रहती है जो लार ग्रंथि से निकलती है। भोजन को लसा बनाती है उसके साथ मिलकर। इसके बाद भोजन
गर्शिका, भोजन गर्शिका देख लेते हैं। मुंह से यह इसके कहाँ से कहाँ तक, मुंह से आमाशय तक भोजन गर्शिका की क्रमांक कुचक गति द्वारा ले जाया जाता है। मतलब भोजन को आमाशय तक गर्शिका की क्रमांक कुचन गति द्वारा ले जाया जाता है। गर्शिका की मांसपेशियों का संकुचन और शीतलन होता है। यह अपने डाइजेशन सिस्टम का मानव पाचन तंत्र का डायग्राम है। इसमें देख लेते हैं सबसे पहले जीवा, यहाँ मुंह है, मुंह पर जीवा आती है, जो के बाद ये ग्रस नली जो आमाशय में अपने भोजन को पहुंचाती है। इसके बाद ये लीवर है, यकृत बोलते हैं जिसको, ये पित्ताशय है, ये ग्रीन कलर का दिख रहा है जो, और यह लीवर देख सकते हो आप, और यह आमाशय है, ये इधर आमाशय देख सकते हो, और यह क्या है, इधर ये पित्त नली है, ग्रीन नली इधर ऊपर मतलब यकृत से नीचे आ रही है। ये पित्ताशय, पित्त का भंडार रहता है, कौन सा, ये वाला, ये थोड़ा बड़ा वाला दिख रहा है ना ग्रीन कलर का, ये अग्नाशय है, इधर ये वाइट कलर का दिख रहा है जो, और ये क्षुद्रांत है, मतलब बड़ी आंत को, ये अंदर वाली छोटी आंत है ना, इसको क्षुद्रांत बोलते हैं, और ये बड़ी आंत को क्या बोलते हैं, वरदांत, कोलोनी वरदांत बोलते हैं। ये गुदा द्वार है नीचे, और ये परिशेषिका है इधर वाली, और ये अग्नाशय है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मानव पाचन तंत्र का डायग्राम हो गया। अब इसके बाद देख लेते हैं आमाशय। आमाशय के क्या वर्क रहता है। अब आमाशय जठर ग्रंथियाँ, जठर ग्रंथि, आमाशय में जठर ग्रंथियाँ रहती है जो 3 तरह के मतलब एंजाइम रिलीज करती है, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा। पाचक एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। अम्लीय माध्यम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। इसके बाद श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक अस्तर की अम्ल से रक्षा करता है। इसके बाद क्षुद्रांत, क्षुद्रांत क्या है, आंतरस, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज, और वसा और वसा अम्ल, ग्लिसरॉल। यहाँ फर्स्ट पॉइंट है इसका, प्रोटीन और अमीनो अम्ल। आंतरस में क्या ये रहते हैं ना, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को परिवर्तित कर देता है आंतरस। वसा और अम्ल, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में प्रोटीन और अमीनो अम्ल में यह आंतरस परिवर्तित कर देता है। क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत, उनका अवशोषण कर लेता है यह। तो इसके बाद देख लेते हैं अब सेकंड पॉइंट, यकृत द्वारा अग्नाशय श्रावण प्राप्त करता है, और क्षुद्रांत छोटी आंत है ना, वह यकृत से, यकृत तथा अग्नाशय श्रावण प्राप्त करती है। इसके बाद यकृत पित्तरस, पित्त लवण, वसा पित्त लवण, वसा बड़ी गोलिकाओं, छोटी गोलिकाओं का यह निर्माण करके फिर उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ गोलिकाओं का निर्माण कर देती है यकृत से। यह सेकंड पॉइंट हो गया, इससे उससे श्रावण प्राप्त करते हैं। अब अग्नाशय से, अग्नाशय क्या काम रहता है, अग्नाशयी रस रिलीज करने का काम रहता है इसका। एमिलेस एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, प्रोटीन ट्रिप्सिन और प्रोटीन से ट्रिप्सिन के साथ क्रिया होकर पेप्टोन्स बन जाता है। वसा का लाइपेज के साथ अभिक्रिया होकर वसा अम्ल बन जाता है, और स्टार्च का एमिलेस के साथ अभिक्रिया होकर ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है दार्द रोम। दार्द रोम क्या करता है, अवशोषण सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, दार्द रोम रहते हैं जो। अब इसके बाद है वृद्धांत या बड़ी आंत। जब जल का अवशोषण वर्ज्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है, जल का अवशोषण कर लिया जाता है, और जो भी वेस्ट रहता है उसको गुदा द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो ये फ्रेंड्स अपने डाइजेशन सिस्टम का पूरा डायग्राम हो गया। अब इसके बाद आता है श्वसन। पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। भिन्न पंथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन, मतलब ग्लूकोज का विखंडन किस प्रकार होता है, श्वसन से। अब ग्लूकोज के फॉर्मूला क्या रहा है, 6H12O6 यह फॉर्मूला रहता है। अब कोशिका द्रव्य में अब इसका पायरुवेट ऊर्जा की उपस्थिति में होता है इसका विखंडन। अब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा जैसे यीस्ट का किण्व। और ऑक्सीजन के अभाव में क्या निर्माण होता है इसका, लैक्टिक अम्ल व ऊर्जा का हमारी पेशी में कोशिका। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है जब किसका, ग्लूकोज का विखंडन कराया जाता है। तो इसके बाद श्वसन देख लें। श्वसन कितने प्रकार का रहता है, श्वसन 2 प्रकार का रहता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय अवसन।
अब वायवीय श्वसन देख लेते हैं। वायवीय श्वसन क्या रहता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वायवीय श्वसन। ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त होती है। इसके बाद यह नेक्स्ट पॉइंट है, यह कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वायवीय श्वसन ध्यान रखना है, कोशिका द्रव्य वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है वायवीय श्वसन में, और यह 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है वायवीय श्वसन, और यह किस में होता है? मानव में वायवीय श्वसन होता है। इसके बाद देख लेते हैं अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसे ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है, जिससे एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। फ्रेंड्स, अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया द्वारा ही शराब का निर्माण किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, यह केवल कोशिका द्रव्य में होता है और इससे कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, जैसे 2 एटीपी। और इसका एग्जाम्पल क्या है? यीस्ट। यीस्ट में होता है अवायवीय श्वसन, और शराब का निर्माण अवायवीय श्वसन के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अपना टॉपिक है मानव श्वसन तंत्र। अब मानव श्वसन तंत्र के क्या कौन कौन से पार्ट है, तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले आता है नासाद्वार, उसके बाद आती है घर्षणी। घर्षणी के बाद अपने वायु जो ग्रहण करते हैं प्राणवायु, वह कंठ से गुजरती है, उसके बाद श्वास नली से, और फिर श्वसनी से, और फिर पहुंचती है श्वसनिका में। उसके बाद पहुंचती है फुफ्फुस यानी फेफड़े में। उसके बाद क्या होता है? उसका कुपिका कोष में पहुंच जाती है, और उसके बाद रुधिर वाहिकाओं में मतलब ब्लड में मिल जाती है, और अपने पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई कर दी जाती है। श्वसन तंत्र का डायग्राम है, ये देख सकते हो। ये नासाद्वार है, उसके बाद ये मुख हुआ, उसके बाद ये घर्षणी ये देख लेते हो, ये कंठ है अपना। उसके बाद ये श्वास नली आ गई, श्वास नली के बाद में उपास्थि है और दीर्घ है। इसके बाद ये श्वसनिका है, यहाँ पर ये देख सकते हो डायग्राम में, यहाँ पर शो कर रखा है अच्छे से, आप इनको देख सकते हो। यह मध्य डायग्राम है, मध्य डायफ्राम पट, और ये श्वसनिका कुपिका की वो है, पुपस की वो अंदर कुपिकाएँ रहते हैं, उनका ये डायग्राम है। इसको बढ़ा करके यहाँ पे दिखा रखा है, जो यहाँ का शो है उसको, ठीक है। और ये पुपस यहाँ पे रह गए, 2 पुपस रहते हैं अपने फेफड़े, और ये पसलियाँ हैं, ये आपको शो कर रहे हैं, जो ये बीच में डायफ्राम रहता है यहाँ पर। और ये अब देख लेते हैं मानव श्वसन क्रिया। मानव में श्वसन क्रिया किस प्रकार होती है? तो यह होती है अंतःश्वसन के दौरान। अंतःश्वसन और उच्च श्वसन मतलब 2 प्रकार से होती है मानव में श्वसन क्रिया। फर्स्ट है अंतःश्वसन और दूसरा है उच्चवसन। तो अंतःश्वसन के दौरान क्या होता है? वक्षीय गुहा फैल लेती है, पसलियों में संलग्न पेशियां सिकुड़ती है, वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है। इसके बाद गुहा में वायु दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में बढ़ती है। अब उच्चश्वसन में क्या होता है? वक्षीय गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाती है, पसलियों की पेशियां शिथिल हो जाती है, वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है, और इसके बाद गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु कार्बन डाइऑक्साइड से फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु फेफड़ों के द्वारा फेफड़ों से बाहर निकल जाती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है जो फेफड़ों के द्वारा बाहर निकल जाती है, मतलब इसको गैस का रिलीज कर दिया जाता है। अब अंतःश्वसन और उच्चश्वसन स्थलीय जीव और जो जल में रहते हैं उनमें किस प्रकार होता है, ये देख लेते हैं। अंतःश्वसन सांस द्वारा वायुमंडलीय गैसों को अंदर ले जाना अंतःश्वसन कहलाता है। उच्चश्वसन फेफड़ों से वायु या गैसों को बाहर निकालना, मतलब अंतःश्वसन क्या रहता है? सांस द्वारा अपन जैसे प्राणवायु ग्रहण करते हैं उससे तो बोलते हैं अंतःश्वसन, और उच्चश्वसन का मतलब होता है गैसों को रिलीज करना, मतलब बाहर छोड़ना ही है उच्चश्वसन, और जो फेफड़ों द्वारा रिलीज करते हैं ना अपन, उसको बोलते हैं उच्चश्वसन। इसके बाद स्थलीय जीव श्वसन के दौरान वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। स्थलीय जीव श्वसन के दौरान वायुमंडल ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, और जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मतलब जो स्थल पर रहते हैं वो तो डायरेक्ट वायुमंडल में से ऑक्सीजन ले लेते हैं, लेकिन जो जल में रहते हैं जैसे मछली, कछुआ वगैरह ये रहते हैं, जो भी जानवर है पानी में रहने वाले, वो जल में घुलनशील ऑक्सीजन रहती है, उसको ऑक्सीजन के अपने श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। इसके बाद देख लेते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट है कोशिका रक्त व ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान। मतलब कोशिका व रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार होता है, उसके रिएक्शन देख लेते हैं। वायु में ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या रहता है? O2 से समृद्ध रहती है वायु कोशिका। अब यहाँ रक्त वाहिका में जाती है, फिर O2 आरबीसी में लोगों के साथ मिलकर H2
O2 बनाती है। उसके बाद क्या होता है, धमनी द्वारा O2 ऊतकों में पहुंचती है। उसके बाद ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होकर CO2 का उत्पादन होता है। यह फर्स्ट रिएक्शन हो गई। अब सेकंड रिएक्शन है CO2। अब CO2 का उत्पादन होगा, CO2 ऊतकों में और CO2 रक्तवाहिका में। ऊतकों से रक्तवाहिका में आ जाती है और रक्तवाहिका के बाद CO2 का रक्त में मिश्रण हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, रक्तवाहिका द्वारा कुपिका में आ जाती है। CO2 कुपिका कोश में विसरण कर जाती है और CO2 का मोचन नासक द्वार से विसरण द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब कुपिका में आके फुफ्फुस फेफड़ों में आके वापस निकाल दी जाती है। मतलब जिस प्रकार अपन ग्रहण करते हैं वो सारे शरीर में ट्रेवल होके CO2 को ग्रहण करिए, ऑक्सीजन को तो काम ले ली जाती है और ऑक्सीडेशन के लिए, और CO2 जो भी रिलीज अभी क्रिया होती है उससे रिलीज होती है उसको हीमोग्लोबिन ग्रहण करके वापस लाके फेफड़ों द्वारा वापस रिलीज कर दिया जाता है। इसके बाद देख लेते हैं अब श्वसन। मुख्य मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। अब संवहन तंत्र देख लेते हैं। मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव इस प्रकार है। मतलब कौन कौन से अवयव रहते हैं मानव संवहन तंत्र के, तो इसके लिए क्या आवश्यक रहता है, सबसे पहले हार्ट रहता है। इसके बाद रक्त नलिकाएं, धमनी। अब रक्त नलिकाएं कौन कौन से रहती है, धमनी और सिरा। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है जबकि सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। वहन माध्यम रक्त व लसिका। इसके बाद अब ब्लड देख लेते हैं। ब्लड रक्त ठोस अवयव रुद्र कणिकाएं, ठोस अवयव रहते हैं जिन्हें रुद्र कणिकाएं बोलते हैं, और द्रव्य अवयव रहता है उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं अपन। अब प्लाज्मा क्या रहता है, प्लाज्मा देख लेते हैं पहले। पीले रंग का तरल पदार्थ होता है प्लाज्मा, जिसमें 90% जल होता है तथा शेष अवयव जैविक प्लाज्मा जैसे मतलब प्रोटीन प्लाज्मा में प्रोटीन रहते हैं जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन। और प्रोटीन कौन कौन से रहते हैं, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूमिन। अजैविक पदार्थ कौन कौन से रहते हैं, खनिज तत्व रहते हैं ये इसमें प्लाज्मा के अंदर। अब देख लेते हैं ठोस अवयव कौन कौन से रहते हैं, रुद्र कणिकाएं रहते हैं जो। अब रुद्र कणिका में देख लेते हैं अब लाल रक्तकण, श्वेत रक्तकण और रक्त प्लेटलेट्स, ये रहती है इसमें किसमें, ब्लड में। अब लाल रक्त कणिकाएं क्या करती है, O2 व CO2 का वहन हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। मतलब लाल रक्त कणिकाएं रहती है उसमें O2 CO2 का वहन करता है और हीमोग्लोबिन जो पदार्थ रहता है वो रक्त को लाल रंग देता है, जिससे अपना खून लाल कलर का दिखता है। और संयुक्त रक्त कणिकाएं शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक होती है। और रक्त प्लेटलेट्स क्या काम रहता है, रक्त का थक्का बनाने का इसमें सहायक रहती है। रक्त प्लेटलेट ब्लड सेल बोलते हैं इनको ना। अब रक्तवाहिका देख लेते हैं। रक्तवाहिका कौन कौन से रहती है, तो रक्तवाहिका आपको पता होगा धमनी और सिरा रहती है दो। धमनी में शुद्ध रक्त मतलब शुद्ध, और धमनी में शुद्ध रक्त और सिरा में अशुद्ध रक्त है। शुद्ध रक्त का मतलब रहता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक रहती है, वो शुद्ध रक्त रहता है। जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक रहती है वह अशुद्ध रक्त रहता है। तो अब धमनी देख लेते हैं। धमनी में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है धमनी के लिए, तो ऑक्सीजन रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। अपवाद फुफ्फुस धमनी एक ऐसी है जो मतलब जिसमें अशुद्ध रक्त रहता है और सभी में मतलब सभी धमनियों में शुद्ध रक्त रहता है। यह इसका मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई करती है अपने पूरे शरीर में। धमनी का प्रथम कार्य है। अब धमनी की भित्ति मोटी व अधिक लचीली होती है। इसमें वाल्व नहीं होते हैं, यह सतही नहीं होती है, ऊतकों के नीचे पाई जाती है। और ये टिश्यू जो रहते हैं उनके नीचे पाई जाती है, मतलब जो ऊपर अपने को स्क्रीन पर दिखाई देते हैं जिनसे अपन ब्लड सैंपल लेते हैं, ब्लड निकालते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, वो क्या रहती है, वो रहती है अपने सिराएं रहती है वो। और जो नीचे रहती है ना मतलब टिश्यू ऊतक रहते हैं उनके नीचे, वो रहती है उनके नीचे जिनमें शुद्ध रक्त बहता है वो धमनियाँ रहती है। अब सिरा देख लेते हैं। सिरा के क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। सिराएं विभिन्न अंगों से अनऑक्सीकृत मतलब अशुद्ध रक्त एकत्र करके वापस हृदय में लाती है। अपवाद फुफ्फुस सिरा ऐसी है जिसमें शुद्ध रक्त रहता है, यह दोनों के लिए अपवाद है। मतलब फुफ्फुस धमनी में तो अशुद्ध रक्त रहता है और फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त रहता है, ये दोनों के लिए सिरा और धमनी के लिए अपवाद है। यह फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों ही सिरा और धमनी दोनों से क्वेश्चन बनता है कि अपवाद के ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सिरा की भित्ति कम मोटी व लचीली होती है।
और इसमें वाल होते हैं, ये सतही होती है। मतलब जो सिरा रहते हैं ना उसमें वाल होते हैं, मतलब उसमें ब्लड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बहता है। अगर ब्लड मतलब वापस उसी डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि वो वाल रहते हैं जो मतलब ब्लड को एक ही दिशा में बहने देते हैं। वो अगर ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है तो वहीं का वहीं ब्लड रुक जाता है, उससे आगे मतलब पीछे की दिशा में नहीं जा पाता। अब ये अपने हर्ट का स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हो, यह हर्ट का स्ट्रक्चर है अपना। इसमें देख सकते हो ये बाया नीले, ये बाया, ये बाया आलिंद ऊपर वाला, ये बाया नीले रहता है, और इधर दाया आलिंद और दाया नीले रहता है। इसमें यहाँ पर इसका ब्लड का सर्कुलेशन का प्रोसेस बता रखा है, ये फर्स्ट पॉइंट है। ये सेकंड कॉलम मतलब सबसे पहले फुफ्फुस से सिरा से भी मतलब अशुद्ध रक्त इधर बाया आलिंद में आता है। उसके बाद बाया नीले के बाद यहाँ से प्रोसेस होते हुए थर्ड यहाँ प्रमुख माध्यम से विऑक्सीजनेट होके शरीर के अंगों में जाते हुए विऑक्सीजनेट। फिर फोर्थ पॉइंट प्रमुख माध्यम से महाशिराओं से होते हुए विऑक्सीजनेट रुधिर यहाँ से डायरेक्ट जाता है और दाया नीले में जाता है। दाया नीले के बाद फिर दाया आलिंद में जाता है। दाया आलिंद के बाद फिर यह दाया नीले में जाता है, और फिर दाया नीले से निकल के फुफ्फुस से धमनी द्वारा विऑक्सीजन होकर फुफ्फुस से फेफड़े द्वारा शुद्ध रक्त होकर फिर यहाँ से वापस अपने वो सर्कुलेशन अपनाता है। तो यह देख अपने हार्ट का स्ट्रक्चर और वर्क करेगा, रिटन फॉर्म में दिखा रखा था, और यहाँ पे डायग्राम फॉर्म में देख सकते हो हार्ट का स्ट्रक्चर। तो मानव हृदय एक पंप की तरह होता है जो सारे रुधिर का परिसंचरण करता है। आलिंद की अपेक्षा नीले की पेशीभित्ति मोटी होती है, क्योंकि नीले को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से रुधिर भेजना होता है। मतलब नीले की जो वो रहते हैं ना पेशीभित्ति, वो मोटी होती है, क्योंकि नीले को पूरे शरीर में प्रेशर जनरेट करना होता है और पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई करनी रहती है, तो इससे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, इसलिए इसकी पेशीभित्ति ज़्यादा मोटी होती है। तो फ्रेंड्स ये तो आप ये डायग्राम देख लिया मानव हार्ट की। इसके बाद देख लेते हैं हार्ट में उपस्थित वाल्व रुधिर प्रवाह को उल्टी दिशा में रोकना सुनिश्चित करते हैं। मतलब ब्लड को वापस वाल क्यों रहते हैं, जो सिराओं में रहते हैं ना वाल, वो ब्लड को उल्टी दिशा में बहने से रोकते हैं, इसलिए वाल रहते हैं। अब इसके बाद देख लें लसिका। लसिका एक तरल ऊतक जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसिका वहन में सहायक होता है, मतलब ब्लड में जो भी मिनरल्स रहते हैं उनका वहन में सहायक होती है लसिका। पादुओं परिवहन जाइलम और फ्लोएम। लसिका रहती है पादुओं में परिवहन किस प्रकार होता है, जाइलम और फ्लोएम द्वारा होता है। अब देख लेते हैं जाइलम क्या रहता है। जाइलम पाद तंत्र का एक अवयव जो मृदा से प्राप्त जल खनिज लवणों का वहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। जड़ व मृदा के मध्य आयन सांद्रण में अंतर के चलते जल मृदा से जड़ों में प्रवेश कर जाता है तथा इस के साथ जल स्तंभ निर्माण हो जाता है, जो कि जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता है। यही दाब जल को उच्च वृक्ष के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। इसके बाद यही जल पादप के वायु विभागों द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है। यह प्रक्रम वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इस प्रक्रम द्वारा पौधों को निम्न रूप में सहायता मिलती है। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, किस प्रक्रम में सहायता मिलती है जाइलम के द्वारा पौधों को। जल में अवशोषण, जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल का विलय खनिज पदार्थों के ऊपरमुखी गति में सहायक रहता है जाइलम। इसके बाद पौधों में ताप नियमन में सहायक रहता है क्या, जाइलम। ताप का नियंत्रण करने में सहायक रहता है क्या, जाइलम, क्योंकि जल के द्वारा ताप का नियंत्रण करता है पौधों में। इसके बाद भोजन तथा दूसरे पदार्थों के स्थानांतरण पौधों में किस प्रकार होता है, ये देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है, जो फलों एवं ऊतक के द्वारा होता है। भोजन में मतलब पौधों में भोजन का वहन किसके द्वारा होता है, फलों एवं ऊतक के द्वारा होता है। और मतलब जल का वहन किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। मतलब जल यानी जल की बात आ गई तो जैसे जल आ गया, और फल मतलब फ्रूट्स वगैरह जो भी अपना भोजन रह गया, तो फल का फ्लोएम याद रखना है अपने को। स्थानांतरण पत्तियों के पौधों के शेष भाग ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी दोनों सिराओं में होता है। इसका अंतरण मतलब पत्तियों के आखिरी सिरे तक होता है, मतलब फ्लोएम के द्वारा भोजन का स्थानांतरण। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है तथा अतः सुक्रोज फ्लोएम ऊतक में एटीपी ऊर्जा से प्राशन बल द्वारा स्थानांतरित होता है। मानव में उत्सर्जन, मानव उत्सर्जन किस प्रकार होता है, मतलब उनको डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद उनका उत्सर्जन किस प्रकार होता है वह देख लेते हैं। अब मानव में उत्सर्जन, वह
जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचय क्रियाओं के जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ में निष्कासन होता है उत्सर्जन कहलाता है। एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विसर्जित कर देते हैं। अब मानव उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित अंग निम्न प्रकार है। मतलब मानव उत्सर्जन तंत्र का किस प्रकार का डायग्राम होता है वो देख लेते हैं। एक जोड़ अब उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम क्या क्या रहता है वो देख लेते हैं। एक जोड़ा वक्र रहता है, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी रहता है, एक मूत्राशय रहता है और एक मूत्र मार्ग रहता है। यह देख सकते हो, ये डायग्राम है अपने मानव उत्सर्जन तंत्र का। अब इसका वर्क देख लेते हैं। वक्र में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता है वो मूत्राशय में एकत्रित हो जाता है। अपना मूत्र मूत्राशय में एकत्रित होता है, वक्र में छनता है। वक्र यानी किडनी से छन के फिर मूत्राशय में एकत्रित हो जाता है। मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य हानिकारक पदार्थों छान कर बाहर निकालना है। मूत्र क्यों बनता है फ्रेंड्स? तो अपना ब्लड रहता है ना, उसका जब फिल्टर होता है वह किडनी से, तो उससे जो भी अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं, मतलब जो भी काम के अपने शरीर के लिए इम्पोर्टेंट मिनरल्स नहीं है, उनका वह अवशोषण कर लेते हैं किडनी और उनको बाहर अपने पानी के रूप में निकाल देते हैं नीचे छान के, और फिर उनको मूत्राशय में एकत्रित कर देती है, जो अपने मूत्र यूरिन के रूप में अपन उसको निष्कासित कर देते हैं। वक्र में मूत्र निर्माण प्रक्रिया किस प्रकार होती है तो वह देख लेते हैं। अब वक्र के संरचनात्मक क्रियात्मक वक्राणु है, जिसे नेफ्रॉन भी कहते हैं। वक्राणु के मुख्य भाग इस प्रकार हैं। फर्स्ट भाग है कोशिका गुच्छ, ग्लोसरूम। इस यहाँ पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। जी यहाँ ऊपर देख सकते हो आप, ये गुच्छा रहे, यह है कोशिका गुच्छा है ये, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड पार्ट आता है इसका बोमन संपुट। इसके बाद थर्ड पार्ट है नलिकाकार भाग और फोर्थ पार्ट है संग्राहक वाहिका। वक्र में उत्सर्जन की क्रिया होती है, डायग्राम देख सकते हो आप। अब चित्र वक्राणु का ऊपर देख लिया उन्होंने अपने। अब इसके बाद है कोशिका गुच्छ निस्यंदन। जब वक्र धमनी की शाखा वक्राणु प्रवेश करती है तब जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छ में से छनकर वोमन संपुट में आ जाते हैं। इसके बाद है वक्राणु पुनः अवशोषण। वक्राणु की नलिकाकार भाग में शरीर के लिए उपयुक्त पदार्थों जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण व जल का पुनः अवशोषण होता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है नलिका स्रावण। यूरिया, अतिरिक्त जल व लवण जैसे दूसरी पदार्थ वक्राणु के नलिकाकार भाग के अंतरिम सिरे में रह जाते हैं, वह मूत्र निर्माण करते हैं। यहाँ से मूत्र संग्रह वाहिका व मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है तथा मूत्राशय के दाब द्वारा मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। अब देख लेते हैं आगे कृत्रिम वक्र। कृत्रिम वक्र मतलब जो अपने बॉडी में रहता है वहाँ तो अपना ह्यूमन बॉडी नेचुरल मिलता है, और जो बाहर से मतलब किसी की किडनी खराब हो जाती है उसको बाहर से ट्रांसप्लांट करते हैं, जो कृत्रिम में मतलब निर्मित किया गया है डॉक्टर के द्वारा, साइंटिस्टों के द्वारा। तो वहाँ उसकी क्रिया किस प्रकार रहती है और क्या काम करता है, किस प्रकार वर्क करता है वो देख लेते हैं। आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं जिसको। कृत्रिम वक्र अपोन यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में से कृत्रिम वक्र की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। प्राय एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन वक्र में होता है, जिसमें से उत्सर्जित मूत्र का आयतन 1.2 लीटर है। शेष निस्यंदन वक्र नलिकाओं में पुनः अवशोषित हो जाता है। मतलब अपनी किडनी प्रतिदिन 180 लीटर ब्लड का सर्कुलेशन करती है, मतलब 180 लीटर ब्लड को छानती है। उसमें से 1.2 लीटर तो अपना मूत्र निकल जाता है, और बाकी का जो भी वो रहता है वो अपने वापस पुनः अपने शरीर में सर्कुलेशन उसका होता रहता है। फ्रेंड्स अब देख लेते हैं पादप में उत्सर्जन किस प्रकार होता है। तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पादप अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं, और बहुत से मतलब अपन तो मूत्र मार्ग द्वारा जल का निष्कासन करते हैं, और पादप किस प्रकार करते हैं, जैसे पेड़ पौधे वगैरह जो भी ट्रांसप्लांट रहते हैं वो किस प्रकार करते हैं, जल का से छुटकारा पाते हैं। तो उन्हें वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा जल का छुटकारा करते हैं, वो मतलब जल को निष्कासित कर देते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बहुत से पादप अवशिष्ट पदार्थ कोशिकीय रिक्तिकाओं में संचित रहते हैं। बहुत से प्लांट ऐसे हैं, पादप ऐसे जिनमें अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं जो भी उनके काम के नहीं रहते, वह कोशिकाएं रिक्तियाँ रहती हैं उनमें संचित रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अन्य अपशिष्ट पदार्थ
उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में पुनः जाइलम में संचित रहते हैं। और बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं जो जैसे उत्पाद रहते हैं रेजिन तथा गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित। जैसे अपन पेड़ों से गोंद वगैरह खाते हैं तो वो उनका अपशिष्ट पदार्थ रहता है, जो पेड़ों से बबूल कर इनका गोंद आए रहते हैं वो अपन खाते हैं ना, तो वो उनका अपशिष्ट पदार्थ रहता है जो बाहर निकल जाता है जब गर्मियों के दिनों में उनकी हीट की वजह से वो अंदर उसको पचा नहीं रख नहीं पाते और वो मतलब छिद्रों से होते हुए बाहर निकल जाता है, तो उनका अवशिष्ट पदार्थ रहता है पादपों का। पादप कुछ अवशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं, और पादप क्या करते हैं अपने आसपास मृदा में भी उत्सर्जित कर देते हैं बहुत से। तो दोस्तों ये थे आज का वीडियो चैप्टर नंबर 6 की 10th के साइंस का। ये था चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम था जैव प्रक्रम। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने सारा चैप्टर बिल्कुल भी नहीं, पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया है, तो आप इसको अच्छे से एक बार में समझ नहीं आई तो एक दो बार रिपीट कर सकते हो। आपको इस चैप्टर की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर ज्वाइन हो जाएगा, उस पर आपको इसके चैप्टर की PDF मिल जाएगी। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आए हो, तो कोई भी सवाल समझ में नहीं आया हो, कोई भी लाइन समझ नहीं आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये थे आज के चैप्टर नंबर 6 की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए और भी चैप्टरों की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।